गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ इम्प्लांटेशन। इससे पहले की जो यूट्यूब था उसमें आपका टॉपिक था एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओव्यूलेशन। अब है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपको इसका शो कर रहे हैं। ये है ओवरी और ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है यूट्रस वाला भाग। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ओवरी में देखो, इसमें ओवरी में प्राइमरी oocytes जो है वो लाखों की संख्या में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज जो है उस टाइम पर क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल है वो ग्रोथ करता है और फॉलिकल ग्रोथ करके प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। और क्या बताया था आप लोगों को पीछे की उसमें क्लास में कि 14th डे होता है ओव्यूलेशन का डे। यानी इस समय जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो ओविडक्ट है इसके फनल वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आकर के होता है ओव्यूलेशन। ये हो गया ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन यानी ओवा सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो गया, किस में, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा, बाय सिलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ सीलिया है, तो सिलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो है ये, और एंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्रमाकुंचन गति और सिलियरी मूवमेंट के कारण जो ओव्यूलेशन के से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ हो गया ये सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte 24 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। ऐसे टाइम पर यदि इसको स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, ये स्पर्म्स दिखाए गए हैं, यदि इसको स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन के बाद में फैलोपियन ट्यूब में और आगे की तरफ जो है ये फर्टिलाइज्ड एग बढ़ता है और उसके बाद शुरू होता है क्या चीज़, क्लीवेज। जाइगोट बन गया ये। अब जाइगोट में क्लीवेज होगा, तो यहाँ दिखा रखा है फर्स्ट क्लीवेज से टू सेल स्टेज बनी, इसी तरह से सेकंड क्लीवेज से 4, फिर 8, तो ये हो गई 2 सेल स्टेज, फिर ये है 8 सेल स्टेज अर्ली क्लीवेज से। इसी तरह से कंटिन्यूस क्लीवेज के बाद बनता है मॉर्यूला। क्या बनता है, मॉर्यूला। मॉर्यूला मतलब क्या है, सॉलिड मास ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का सॉलिड मास कहलाता है मॉर्यूला। अब ये और यूट्रस की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है ये, और यहाँ पर ये पहुँच जाता है यूट्रस वाले भाग में। यहाँ एंटर करने के बाद में अब इसमें और जो है डिवीज़न हो रहा है क्लीवेज का, तो मॉर्यूला से ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या है, इसके अंदर ये एक कैविटी है, तो ये क्या कहलाता है, फ्लूइड फिल्ड बॉल ऑफ सेल्स। फ्लूइड फिल्ड बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट फिर यूट्रस में और नीचे की तरफ जाने के बाद में ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, अंदर की जो लेयर है, तो इस एंडोमेट्रियम लेयर में इसका होता है इम्प्लांटेशन। ह्यूमन बीइंग में जो इम्प्लांटेशन का टाइप है वो है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मतलब डीप इम्प्लांटेशन होता है। और ओव्यूलेशन से पहले, जैसे आपको पहले भी बताया था, ओव्यूलेशन से पहले यानी कि 28 डेज़ की साइकिल होती है, तो उसमें से 5th डे से लेकर के 14th डे तक ये जो यूट्रस की जो अंदर की वॉल है एंडोमेट्रियम, ये अंदर की वॉल थिक होती रहती है और इसकी साइज़ जो है ये लगभग डबल हो जाती है, ये ज़्यादा वस्कुलर हो जाती है। इसका मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है किस चीज़ के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस ब्लास्टोसिस्ट को अपने में इम्प्लांट करने के लिए ये प्रिपेयर करती है।
किस समय, इसको क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज़। तो जिस समय फॉलिक्यूलर फेज़ होती है उस समय यूट्रस की जो वॉल है वो अपने आप को, एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो थिक होती है, वस्कुलर होती है और प्रिपेयर करती है किस चीज़ के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इसके लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो ये हमें ये डायग्राम बनाना है। अगर प्रश्न आता है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ इम्प्लांटेशन तो हमें ये डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसके अलावा इसी चीज़ को यहाँ पर रे डायग्राम में हमें लिखना है, जो अभी डायग्राम में शो किया, अभी हमें इसी चीज़ को रे डायग्राम में लिखना है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी 14th डे में ओव्यूलेशन हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो गया। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होकर रीचेज इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट जो है वो यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है बाई पेरिस्टल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी एक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्रमाकुंचन गति और सिलियरी मूवमेंट जो हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में, उसके द्वारा जाइगोट पहुंच गया यूट्रस में, और यूट्रस में होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टुला स्टेज में होता है, और यहाँ पर इम्प्लांट्स और अटैचेस टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इस प्रोसेस से पहले यानी जिस समय तक ओव्यूलेशन होगा और जिस समय तक जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ब्लास्टुला बनेगा और यूट्रस तक पहुँचेगा, तब तक यूट्रस अपने आप को तैयार करता है, तब तक यूट्रस अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका होता है टू इम्प्लांट जाइगोट। कैसे, इसकी जो एंडोमेट्रियम है ये मोटी हो जाती है और वस्कुलाइज्ड हो जाती है। इसके अंदर जो स्टोरेज सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन का स्टोरेज होना लग जाता है या हो जाता है। तो एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक की प्रक्रिया। जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक की प्रक्रिया। जाइगोट में क्लीवेज हुआ। ये क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज होता है अप्रॉक्सीमेट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जाइगोट बनने के लगभग 30 घंटे के बाद में पहला विदलन होता है। पहले विदलन के परिणाम स्वरूप 2 सेल स्टेज बनी। इसी तरह से फिर आगे और क्लीवेज होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लीवेज होंगे, और 3 से 4 दिन में जो है ये क्लीवेज होकर इनसे बन जाता है मॉर्यूला। मॉर्यूला क्या बताया था, सॉलिड मास ऑफ सेल। और उसके बाद मॉर्यूला में फर्दर क्लीवेज होगा और उसमें एक कैविटी बन जाएगी। अब इसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। और जब यह लगभग 100 सेल्स की होती है, 100 सेल्स की स्टेज होती है, तब इसको कहते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला जब बन जाता है तब इसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी ब्लास्टुला अवस्था में रोपण होता है। रोपण मैमेल्स में रोपण ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार का बताया, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन में कौन से समय तक होता है, ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद 7th से 14th डे तक इम्प्लांटेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मतलब जाइगोट नहीं बना, तो ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होंगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में ये सेकंड स्टेज है इसकी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इफ़ नो फर्टिलाइजेशन एंड नो इम्प्लांटेशन, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम आपको बताया था ना, ग्रेफियन फॉलिकल जो है ओव्यूलेशन के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं, है ना। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इन हार्मोन्स से ही नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस में। नेगेटिव फीडबैक क्या, कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, अब आगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस में।
जिसके परिणाम स्वरूप स्टॉप सिक्रीशन ऑफ LHRH, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर देता है। अतः ये जो 3 डॉट है इसका मतलब होता है अतः, यानी जिसके परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या कर देगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगी। और जिसके परिणाम स्वरूप कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो डीजेनरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट हुए हुए कॉर्पस ल्यूटियम को कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन्स। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकेन्स। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कॉर्पस एल्बिकेन्स। तो कॉर्पस एल्बिकेन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट जब हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, या जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। अब यहाँ आते हैं हम, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस पर क्या चीज़ सिक्रीट करने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल शुरू होनी है और नेक्स्ट साइकिल मतलब दूसरा प्राइमरी oocyte जो है वो मैच्योर होगा और सेकेंडरी oocyte और ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पॉजिटिव फीडबैक किस पर जाएगा, हाइपोथैलेमस की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर सिक्रीट करो, जिसके परिणाम स्वरूप ये पहुंचा दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है FSH,